नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी राहत भरी खबर आई है। कल ही हमने यूबीएस की रिपोर्ट को डिकोड किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज एक और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने भारत को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की। क्या है पूरी खबर, इसी को आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में भले ही सुस्ती का आलम हो, लेकिन भारत की रफ्तार जो है कायम रहने वाली है। जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या बातें कही गई, इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की भी एक रिपोर्ट आई, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे गोल्ड लोन पर आए आरबीआई के नए नियम। असल में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के नियमों को सख्त कर दिया। अब से कोई भी बैंक या एनबीएफसी ऐसे लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे जो किसी और से गिरवी रखे गए सोने को दोबारा गिरवी यानी रीप्लेज करके पैसा लेते हैं। क्या है ये पूरा मामला, पहले क्या हो रहा था, अब नया नियम क्या कहता है, किस पर असर पड़ेगा, एकदम आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे देश के सरकारी बैंकों को केंद्र सरकार से मिले संदेश। मोदी सरकार ने देश के सरकारी बैंकों को एक साफ संदेश दिया, कहा कि अब मुनाफे के साथ साथ सस्ती डिपॉजिट्स पर भी जो है फोकस बढ़ेगा। सरकारी बैंकों को ऐसा दिशा निर्देश क्यों देना पड़ा, बैंक का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसके अलावा सरकार ने बैंकों को और क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, अमेरिका के हाई टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उथल पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तेजी से आगे बढ़ रही। तभी तो स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के बाद जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 रिपोर्ट में कहा कि अगले 2 सालों यानी 2027 तक भारत G20 देशों के समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसकी जो विकास दर है 6.5% रहने का अनुमान है। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को, और ये बहुत बड़ी खबर आ रही है आफ्टर कई जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसकी ये कंटिन्यूटी है, उसका एक सिलसिला है सर। बिल्कुल, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, फिर अब जो मूडीज जैसी दिग्गज रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भारत की ग्रोथ को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। और जिस बात की तरफ तमाम और खुद भारत के अर्थशास्त्री भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि भारत की जो ग्रोथ है उसमें अब एक तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल की जो ग्रोथ में एक गिरावट हमको नज़र आई थी, और अब ये कहा जा रहा है कि 2027 तक जो 6.5% की जो ग्रोथ है 2027 के उसमें ईयर में, वो रहने की उम्मीद है, ऐसा मूडीज़ ने अनुमान जताया है जी। मूडीज़ ने एक बड़ी बात ये कही है कि अमेरिका की जो टैरिफ की जो पॉलिसीज़ थी वो भले भारत के लिए नेगेटिव रही हो, लेकिन उसका असर भारत की ग्रोथ पे पड़ता हुआ ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा। और ये बात हमने ये तमाम जो आंकड़े आपके जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं, उनके अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो उसमें नज़र आएगा, जब सरकार ने एक बहुत बड़ा रिडक्शन किया जीएसटी के रेट्स में, उसके बावजूद जब खर्च के नंबर आए या जीएसटी कलेक्शन के नंबर आए या जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि देश की इकॉनमी दरअसल सुस्त पड़ी नहीं, देश की इकॉनमी की बल्कि रफ्तार जो है वो मजबूत होती हुई विशाल दिखाई दे रही है। चाहे जीएसटी कलेक्शन हो सर 1.86 लाख करोड़ के आसपास हो, या जो 7% का जो बढ़कर आया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, वो आंकड़े जो आप बता रहे हैं सर, वो बहुत अच्छी तस्वीर पेश करते हुए। कार सेल्स के नंबर आप देख लीजिए, अक्टूबर के कार सेल्स के आप नंबर देख लीजिए, सितंबर के एंड में जो नया जीएसटी लागू किया गया था 22 सितंबर से, वहाँ सिर्फ 8-9 दिन सितंबर के थे, लेकिन सितंबर में भी कार सेल्स के या एफएमसीजी की जो सेल्स के नंबर हैं, फिर आप सेकंड क्वार्टर के कंपनियों के जो अर्निंग्स के जो आ रहे नंबर, चाहे आप बैंक्स देख लीजिए या आप बाकी कंपनियां देख लीजिए, अर्निंग्स का जो साइकिल था, एक जो अर्निंग्स के स्लो होने का साइकिल था, वो अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और माना ये जा रहा है कि यहाँ से अब अर्निंग्स भी अगला जो क्वार्टर होगा वो क्वार्टर और अच्छा होगा तमाम जो कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, उनके लिए। तो ओवरऑल जो इकॉनमी है, और रिपोर्ट्स ये भी आ रही, पहले क्वार्टर की 7.8% ग्रोथ रही, दूसरे क्वार्टर की 7% के आसपास ग्रोथ रह सकती है, इस तरह के अनुमान है। तो देश जो है वो अब पूरा जो एक तरह से कहें कि एक ग्रोथ के स्लो डाउन वाला जो मोड पिछले साल हमने देखा था,
उससे अब बाहर निकलता हुआ विशाल दिखाई सर दे इसमें एक और बहुत रोचक जानकारी दी गई। कहा गया कि जो अमेरिकी टैरिफ लगाया गया उससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है कहा जा रहा था कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा हैम्पर होता हुआ दिख सकता है, लेकिन इससे उलट बातें आ रही हैं सामने। कहा जा रहा है कि जो है अमेरिका को न सामान भेजकर कई दूसरे देशों को जो है सामान जो है एक्सपोर्ट किया गया, तो इस वजह से जो है वहाँ नुकसान बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ही सर भारत का कुल एक्सपोर्ट जो है सितंबर में मतलब समझिए कि जितने जो टैरिफ वाला मामला था उसके बावजूद 6.75% बढ़ा है, जबकि अमेरिका को भेजे गए माल में जो है एक्सपोर्ट्स में करीब 12% की गिरावट आई है। और फिर डेवलपमेंट के 3 बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि सरकार का जो बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है, जो केपेक्स एक्सपेंडिचर की जो आप बात कर रहे हैं उसको, और जिस तरह से हम लोगों ने कई मनी सेंट्रल में भी इस बात की कही कि जो घरेलू खपत जो है, कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा अच्छा निकल कर उसका भी डेटा आ रहा है। इसके अलावा सर जो विदेशी निवेशकों का और जो फंड फ्लोज है ये भी जो है एक अच्छा फॉरेन डेवलपमेंट है। कैपिटल इनफ्लो की बात की गई है कि वो सुधरता हुआ दिख रहा है, उस वहाँ पे तेज़ी आ रही है। जो ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है मार्केट्स के लिहाज से देखें वो भी पॉजिटिव भारत को लेकर नज़र आ रहा है। और ये जो ग्रोथ के नंबर हैं, चाहे क्वार्टर्स के नंबर अगर आप देखें या जो मूडीज़ के हिसाब से जो 2027 का जो नंबर है, ये ऐसे वक्त पर मूडीज़ बता रही है जबकि ग्लोबल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 2.6% के आसपास है। 2026 में 2.5% की ग्रोथ की बात की है मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में, और 2026 में आपका 2.6% की ग्लोबल ग्रोथ की बात की, यानी पूरी दुनिया की ग्रोथ जब 2.5% है तब भारत की ग्रोथ 6.5% के आसपास है। यूबीएस की भी एक रिपोर्ट है सर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, वो कह रहे हैं कि 2025 में दुनिया भर की जो ग्रोथ है 3.2% रहेगी, उसके बाद 2026 में घटकर 3.1 हो जाएगी। लेकिन कुछ अच्छे संकेत उन्होंने ये भी दिए हैं कि 2028 तक ये फिर से बढ़कर जो है 3.3% के आसपास हो सकती है। लेकिन सर इसका अगर कंपेरिजन देखा जाए, कहाँ 3% और भारत सर 6.5%, 7.5% की दर से बढ़ेगा? ना बिल्कुल वही बात है। और जो एक बात फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, ग्लोबल ब्राइट स्पॉट है पूरी दुनिया का, तो जितने बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बैंक हैं, आप देखिए एक अकेला उदाहरण मैं बैंकिंग सिस्टम का या बैंकिंग सेक्टर का दूंगा, फाइनेंशियल सेक्टर का दूंगा। वहाँ पे इसी साल $15 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे यस बैंक हो, चाहे फिर आपका सम्मान कैपिटल हो, आरबीएल बैंक हो, तमाम जो बैंक्स हैं उनमें विदेशी पैसा आ रहा है। सरकार की कोशिश है कि सरकार यहाँ पे जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पे एफडीआई की लिमिट को बढ़ाए, 49% करने की सरकार का एक प्लान है दिमाग में। तो दुनिया जो है वो दरअसल भारत को देख रही है कि एक अगर ग्रोथ के कुछ जो बड़े पोटेंशियल वाले इलाके हैं उनमें एक भारत शामिल है। लेकिन सर एक चैलेंज की भी बात कही गई इसमें, वो कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है अभी भी जो है पैसा लगाने से हिचक रहे हैं। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला जो मामला है, लगातार मैं भी आपसे कई बार सवाल पूछता रहता हूँ कि सरकारी खर्च के दम पर कब तक चलेगी इकॉनमी, कभी तो भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। नहीं, केपेक्स भी, प्राइवेट केपेक्स भी अब मजबूती पकड़ रहा है क्योंकि ओवरऑल आउटलुक ठीक दिखाई दे रहा है। सरकार देखिए एक जो मुश्किल लग रही थी वो यूएस को लेकर लग रही थी कि वहाँ पे जो भारत पे 50% टैरिफ लगाया है वो एक बड़ी दिक्कत होगी जी। लेकिन सरकार ने उसमें डाइवर्सिफाई करने, सरकार ने इनवर्ड आपका माल को खपाने जैसी मुहिम चलाई सरकार ने देश में। इसके साथ ही कल ही सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है एक्सपोर्टर्स के लिए जी। तो ये जो कदम है उनका असर ये है कि अमेरिका के साथ एक और चीज़ है कि अमेरिका के साथ जल्दी ही डील हो सकती है। इसको लेकर लगभग चीज़ें पुख्ता हो गई हैं। खुद कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला है कि अब बातचीत और नहीं होगी, ऑलमोस्ट चीज़ें सब फाइनल हो गई हैं जी। तो अमेरिका के साथ इस महीने या अगले महीने आप ये मानकर चलिए कि एक डील हो जाएगी भारत की। और उसके बाद जो चीज़ें पटरी से, जो 12% का डाउन हमने देखा है सितंबर में अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें, वहाँ से फिर रिकवरी भी दिखाई देगी। सर एक लास्ट कमेंट सर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का जो रिपोर्ट है उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुडी बात कही इंडियन इकोनॉमी को लेकर, उस पर भी 1-2 पॉइंट आप बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, जो इंडिया रेटिंग्स की जो वो कह रहे हैं कि Q2 में 7.2% की ग्रोथ रह सकती है भारत की, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा ओवरऑल इस साल के FY 25-26 में देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए।
पिछले क्वार्टर में 7.8% रही थी, इस क्वार्टर में अगर 7.2% रहती है तो ये फिर पूरे के पूरे साल में जो बकाया की 2 और तिमाही रहती हैं, अगर वहाँ ग्रोथ ठीक आती है तो आप ये मानकर चलिए कि हम 7% या उसके ऊपर भी जा सकते हैं ओके इस ओके साल। सर, एक और पॉइंट छूट गया था, वो भी मैं आपसे रिपोर्ट करना चाहूँगा। कहा जा रहा है यूबीएस की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने भारतीय शेयर बाजार को कहा कि वो थोड़े से जो है उसकी जो रेटिंग है उसको अंडरवेट रखा है और थोड़ा सतर्क रहने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही वहाँ पे वैल्यूएशन को लेकर जो है चिंता वहाँ भी आती हुई दिख रही है, तो उस पॉइंट को भी हम आपसे नहीं, समझना बिल्कुल चाहेंगे। देखिए, मार्केट्स की वैल्यूएशन को अभी भी और बहुत सारे एनालिस्ट और जानकार ये कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है। बाजार अभी भी इतने करेक्शन या कहें इतनी गिरावट के बाद भी बाजार अभी भी प्राइसी है, बाजार की वैल्यूएशन अभी भी ऊंची है भारत की। और इस वजह से एक जो बड़ी कंपनियों में ही एफआईआईज की निकासी हमने 80,000 करोड़ रुपए के लेवल पे देखी है। 15 साल के लो पे जो है वो एफआईआईज की ये है होल्डिंग है वो दिखाई दे रही है। तो ये फैक्टर तो कुछ हद तक चिंताजनक हैं जी। लेकिन मार्केट्स को लेके अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी का सेंटीमेंट बदलता है तो मार्केट्स फिर से, और पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो बाजार में तेजी भी विशाल जी, दिखाई जो आप कह रहे हैं सर कि एफआईआईज ने 3 महीने में 80,000 करोड़ की जो बिकवाली की है, 2-4 उदाहरण मैं दे दूं। टीसीएस से 12,911 करोड़ की बिकवाली हुई है। आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10,042 करोड़ के आसपास, ट्रेंड 9,854 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 9,375 करोड़, एचसीएल टेक को लेकर कहा जा रहा है कि 7,200 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक 6,800 करोड़, इन्फोसिस 6,500 करोड़, एक्सिस बैंक 5,900 करोड़, एचडीएफसी बैंक 5,500 करोड़ और टाइटन 4,800 करोड़। तो अच्छी खासी बिकवाली ए कैटेगरी के शेयर्स में देखने को मिल रही है सर। तो ये लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से इस बिकवाली के बाद अब फिर से यहाँ खरीदारी या एफआईआईज की फिर से जो बाइंग है वो यहाँ दिखाई दे सकती है। ये शायद पीक था इस बिकवाली का, या टेम्पररी आप कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब गोल्ड पर 2-2 बार जो है लोन लेने वालों की जो है चालाकी नहीं चलने वाली। आरबीआई ने ऐसा नियम बना दिया है जिससे गोल्ड लोन का पूरा खेल ही बदल जाएगा। जो सोना आपका नहीं है उस पर अब बैंक या एनबीएफसी से 1 रुपया भी नहीं मिल पाएगा। प्रवीण सर, यानी अब गोल्ड लोन जो है सिर्फ असली मालिक को ही मिलेगा और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के लिए जो सख्त नियमों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया सर। और ये पूरी खबर क्या है इसको भी हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए, क्योंकि जो है लगातार हम लोग देखते हैं कि गोल्ड लोन्स को लेकर जो बातें चलती रहती हैं और कई बार बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी सर आरबीआई को लेकर भी, कभी कहा गया कि सख्त किया गया है नियम, कभी कहा गया कि नहीं किया गया है। तो क्या है हमारा पूरा मामला सर? देखिए, इस कहानी की शुरुआत को आप ऐसे समझिए कि इसी जो सितंबर एंड में जो है बैंकों से जो गोल्ड लोन लिया गया है वो 3.2 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया गया। जी। ये पिछले साल के सितंबर के हिसाब से देखेंगे, सितंबर अंत तक का, तो उसका तकरीबन डबल है। यानी पिछले साल लगभग 1.5 लाख करोड़ के गोल्ड लोन लिए गए थे। जी। इतने बड़ी तादाद में ये सिलसिला दरअसल पिछले साल से ही जारी है, जब से गोल्ड के रेट स्पाइरल होना शुरू हुए, तेजी से उनमें इजाफा होना शुरू हुआ है। इसके बाद रिजर्व बैंक हरकत में आया। सबने कहा कि ये गोल्ड लोन में भी कुछ सतर्कता बरतनी जरूरत है। आरबीआई हरकत में आया। आरबीआई ने इसी साल जून में एक पूरा का पूरा नया फ्रेमवर्क बनाया गोल्ड लोन्स को लेके। ठीक है सर। अब इन गोल्ड लोन के जो फ्रेमवर्क तैयार किए गए, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इनको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाना। इसमें गोल्ड टू वैल्यू का जो एक था और बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कुछ सुझाव दिए थे। पहले 1 जनवरी से लागू होना था, उसके बाद सुझाव दिए और उनको इनकॉर्पोरेट किया रिजर्व बैंक ने। जी। इन्हीं जो फ्रेमवर्क जो लाए गए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने, इसमें एक नियम जो रिजर्व बैंक ने बदला है वो है गोल्ड के रीप्लेजिंग को। ओके। रीप्लेजिंग का मतलब हुआ दोबारा गोल्ड को गिरवी रख देना। आप सर ये रीप्लेजिंग वाली बात को आप एकदम आसान भाषा में समझाइए, खेल चल क्या रहा था? रीप्लेजिंग मान लीजिए हमारे व्यूअर्स को ना समझ में आए तो। हाँ बिल्कुल, देखिए आपके पास गोल्ड है, आपने मुझे दिया, ठीक है, मैंने उस बदले में आपने मुझे पैसा दे दिया। हाँ, मैंने आपको पैसा दे दिया और ब्याज पे आपको पैसा दे दिया। ठीक, डन। मैंने आपका ये एक बार प्लेज हुआ ना? हाँ, ये एक बार प्लेज हुआ। मैंने आपका गोल्ड लिया और मैंने बैंक के पास जाकर जमा करा दिया और इस पे पैसा मैंने ले लिया। अरे ठीक है, है, लीगल हुए ना सर? तो
अब उसमें कहानी समझिए, हो दरअसल ये रहा था इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स टाइप के, जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन अब बहुत छोटे भी नहीं। इन लोगों ने क्या एक ट्रिक इस्तेमाल की कि बैंक से लोन लिया, उस लोन को कस्टमर को बांटा गोल्ड लोन के तौर पे, और वहाँ से आपका लोन लिया कस्टमर का, इस गोल्ड को लिया और फिर से बैंक को प्लेज कर दिया और इस जो लोन है उसको रीफाइनेंस करा लिया। अब बैंक जो गोल्ड लोन दे रहा है वो तो दे रहा है 8% से लेके 17% तक। ये जो मनी लेंडर हैं, एक तरह के साहूकार हैं, ये जो है आपके 24% से लेके 36% तक के रेट पे इसी पैसे को लोगों को दे रहे थे। और गोल्ड यहाँ पे 2 बार प्लेज हो रहा था। एक बार आपने और ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं एक तरह से, तो यहाँ पे एक्चुअल कितना बड़ा साइज है इस पूरे कारोबार का, इसका अंदाजा लगना मुश्किल है। तो ये पूरा जो एक क्रम चल रहा था, इसमें कुछ बैंक शामिल हैं और उनकी उसमें ये चल रहा था। अब इन सब बैंकों को ये धंधा, बैंक्स हो चाहे एनबीएफसीज हो, इनको जो आरबीआई से रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए आरबीआई ने बंद कर दिया। 1 अप्रैल 2026 तक इस सबको वाइंड अप करना पड़ेगा, पूरे किस्से को। जी। तो सर इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ बैंक, जैसे आपने जो नाम ले रहे थे, फेडरल बैंक ने बताया कि उनकी जो है होलसेल या बिजनेस गोल्ड लोन वाली जो स्कीम है उस पर असर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हमारे और आपके लिए राहत भरी खबर है, लेकिन जो कंपनियां जो इनसे जुड़ी हुई हैं, जिनका धंधा इस पर टिका हुआ है, उनके लिए थोड़ी सी आफत है या नहीं? लेकिन इसमें फिर मसला इस बात का है कि इसके साथ एक बड़ा रिस्क भी एसोसिएटेड है विशाल जी। अब उस रिस्क को आरबीआई खत्म करना चाहता है और खत्म करना चाहिए भी। सीधे तौर पे ये आपके एक गोल्ड को 2 बार प्लेज करने का मामला है कि एक सोने को 2 बार गिरवी रखा गया, उस पे 2 बार कर्जा लिया गया, और जो मनी लेंडर्स हैं उन्होंने खुद तो सस्ते पे ले लिया और आपको उठा के महंगे ब्याज पे पैसा दे दिया। तो आरबीआई दरअसल इस पूरे जो गोल्ड के का जो पूरा का पूरा ये कहानी है, और इसमें फेडरल बैंक ने जैसे अपने खुद एक कॉन कॉल में एनालिस्ट के साथ जो कॉल है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके दूसरे क्वार्टर के जो नतीजे हैं उसमें ये जो बिजनेस लोन, और उन्होंने इसको बिजनेस लोन का या कॉरपोरेट लोन की कैटेगरी का नाम दे दिया कि ये है, यहाँ हमारे अब आने वाले वक्त में असर दिख सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट को हमको आगे चलकर बंद करना पड़ सकता है। जी। तो ये एक पूरा का पूरा किस्सा था। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपने अगर तो वही बात हुई ना, मान लीजिए हम लोग होम लोन लेते हैं या किसी घर को मॉर्गेज करके अगर पैसा उठाते हैं, उसी घर को अगर 2 बार कोई अगर मॉर्गेज करके पैसा उठा ले रहा है, इट्स जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल। और ये लीगल है, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। आप मान लीजिए आपका सोना, ये तो एक बैंकिंग सिस्टम के लिए भी दिक्कत की वाली बात है। मैं बताता हूँ उसमें रिस्क किस तरह का है। आपका सोना मैंने लिया, आपको पैसा दिया ब्याज पे, और मैंने इस सोने को दोबारा गिरवी रख दिया। सोना तो एक ही है ना। मैं मान लीजिए कि डिफॉल्ट कर गया, एग्जैक्टली, तो आपका गोल्ड इस बैंक में फंस गया। क्या आप इस गोल्ड की, देखिए गोल्ड लोन का मतलब यह है कि आपने पैसा चुका दिया और आपने अपना गोल्ड ले लिया, वापस ले लिया, और ऐसे वक्त पे ये चीजें हैं जबकि गोल्ड का प्राइस जो है 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया, तो आपका गोल्ड थर्ड पार्टी पे है जिसको लेके आपके पास कोई लीगल वैल्यू उसकी है नहीं। लीगल कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं कि आपका गोल्ड बैंक के पास गिरवी। आप मुझे जानते हैं क्योंकि आपने मुझे दिया, और मैं अगर डिफॉल्ट कर गया तो ये बीच की कड़ी खत्म हो गई, तो ये गोल्ड जो है वो बैंक के पास आपका चला गया। ये सबसे बड़ा एक रिस्क यहाँ पे था। तो अल्टीमेटली कस्टमर्स को यहाँ पे एक लॉस हो सकता था, जो कि आरबीआई ने यहाँ पे इसको प्लग इन किया है। लूप होल एक बड़ा। जिस तरह से सर हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर भी मनी सेंटर में हम लोग चर्चा करते रहते थे, जिसपे आप बताते थे कि विशाल वो बस सिर्फ पेपर पर गोल्ड था, उसके एवज में सरकार ने उतना गोल्ड इकट्ठा किया। वैसी स्थिति हो, वैसी चीज डिजिटल गोल्ड को लेकर सेबी ने करी है। अभी क्या है सर वो मामला बता दीजिए। सेबी ने भी तो डिजिटल गोल्ड को लेके कहा है, वार्निंग दिया कि इस गोल्ड में आप जरा सा संभल के रहें। क्या आप जो सोना खरीद रहे हैं 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का किस्तों में गोल्ड खरीद रहे हैं, उसके पीछे क्या गोल्ड खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं। जो गोल्ड ईटीएफ से, और अब ऐड भी आने लगे हैं। आज ही मैं एक न्यूज़पेपर में ऐड देख रहा था जिसमें किसी जो गोल्ड ईटीएफ चलाते हैं एक एएमसी, उसने वो ऐड दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गोल्ड ईटीएफ वर्सेस डिजिटल गोल्ड,
इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, कहाँ क्या चीज़ मिल रही, कहाँ क्या चीज़ नहीं मिल रही है। ओके ओके। तो गोल्ड ईटीएफ जब आप खरीद रहे हो तो जो आप ईटीएफ के लिए पैसा दे रहे हो उसके पीछे एक अंडरलाइंग में एक गोल्ड है, एसेट है। उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड को आप ट्रेड नहीं कर सकते नहीं हैं। तो पहले तो सरकार ही तो चीख चीख कर कहती थी सर कि फिजिकल गोल्ड मत होल्ड नहीं, कीजिए। सरकार ने ये भी नहीं कहा कि आप डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए। लेकिन देखिए, ऑप्शंस के तौर पर तो था। डिजिटल गोल्ड को खरीदने की सलाह जब आप ये कहते थे कि फिजिकल गोल्ड आप मत खरीदिए क्योंकि वहाँ आपको स्टोरेज का, मेकिंग चार्ज का चुकाने का खर्चा है, आपकी सिक्योरिटी के रिस्क हैं, उससे अच्छा आप डिजिटल फॉर्म में खरीद लीजिए, चाहे आप ईटीएफ खरीद लीजिए या डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए। अब वो कहानी पूरी पलट गई। अब लग रहा है कि अब साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि भैया, और इसी वजह से जो 3 गुना बढ़ गए हैं, जो जिन लोगों ने डिजिटल गोल्ड खरीद रखा था उन्होंने धड़ाधड़ उसमें बिकवाली शुरू कर दी कि भैया बेच के निकल जाओ और अगर खरीदना है तो ईटीएफ गोल्ड का खरीदिए। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी आप है, रिडेम्पशन गोल्ड को रेट की लेकर, बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल रिडम्पशन एकदम से डिजिटल गोल्ड में तेजी से बढ़ा है। जी। प्राइसेस ऊंचे हैं, लोगों को लग रहा है कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए डिजिटल गोल्ड में। तो वो पूरा का पूरा किस्सा पलट गया है। गोल्ड को लेकर समस्याएं अब बढ़ती हुई जा रही है सर ज्यादा, किस तरह से जो इस साल जो है 54,000 रुपए, लेकिन ये 55,000 सेबी की जो वार्निंग आई ये बेहद सही वक्त पे आई है और बहुत क्योंकि जरूरी इससे थी। पहले और उसके बाद देखिए नितिन कामत हो या तमाम लोग हैं, वो अब इस बात को कहने लगे साहब आप डिजिटल गोल्ड में क्यों पैसा लगा रहे थे, ये तो बिल्कुल कचरा है, बकवास टाइप की चीज है। अब तक सब कह रहे थे कि साहब अगर आपको पैसा लगाना है तो फिजिकल गोल्ड छोड़ दीजिए। अब क्या ऑप्शन बचा? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए या डिजिटल गोल्ड ले लीजिए। पहले ये था कि आप एसजीबी भी खरीद सकते थे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो बंद, एक तरह से बंद ही हो गया। तो बड़ा पूरी की पूरी जो ना किस्सा एकदम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी कमोडिटीज को लेकर सर हाइप होता है ना, वहाँ पे ना रिस्क एसोसिएशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहाँ भी जो गुड़क धंधा भी बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, सारी बातों का लबुलुबाब तो वही है। हमेशा से ये सब चीज़ें होती आई हैं और इस पे चाहे आरबीआई के जो नए फ्रेमवर्क आए हैं, नए नॉर्म्स आए हैं, उनको लागू करने की बात हो या सेबी का जो एक तरह से वार्निंग है आम लोगों को। क्योंकि देखिए हुआ ये है पिछले 1 साल में कम से कम 54,000 मार्केट्स बुरी तरह से पिटे हैं, लोगों का पैसा फंसा है और उसके बाद लोगों को ये दिखाई दिया कि किसी भी तरह से अब चूंकि आदत है पुराने रिटर्न्स कमाने की, तो अब कहाँ से आएगा? तो फिर लोगों ने आंख बंद करके दिखाई दिया कि गोल्ड भाग रहा है तो गोल्ड में लगा दो। लेकिन गोल्ड के आप किस फॉर्म में लगा रहे हैं, क्या वो वाकई सेफ है, क्या वहाँ रेगुलेशंस हैं उसको होल्ड करने के? पता चला मार्केट में हाथ जला के आए थे और डिजिटल गोल्ड में आए, यहाँ भी हाथ जला लिए। तो ये इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बैंकों के बढ़ते मुनाफे के बीच अब मोदी सरकार ने देश के सरकारी बैंकों को नया होमवर्क दे दिया। कहा गया है कि मुनाफा ठीक है, लेकिन अब सस्ती डिपॉजिट्स की रफ्तार को भी तेज रखो। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया कि वे सेविंग और करंट अकाउंट जैसी कम ब्याज वाली डिपॉजिट्स को बढ़ाने पर पूरा जोर लगाएं। साथ ही छोटे कारोबारियों और किसानों को कर्ज देने से लेकर डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट को भी मजबूत करें। प्रवीण सर, सरकार चाहती है कि बैंकिंग सिस्टम न सिर्फ मुनाफे में रहे बल्कि जनता के भरोसे पर भी और मजबूत खड़ा हो, ये कहना चाहती है सरकार सर? नहीं, सरकार दरअसल इस मोमेंटम को कायम रखना चाहती है जो डिपॉजिट ग्रोथ में इस साल की जो पहली छमाही है उसमें दिखाई दे रहा है सरकार को तेजी। हाँ, FY26 की पहली छमाही में जो डिपॉजिट ग्रोथ का मोमेंटम है वो अच्छा खासा है, 9.6% का है। इसको सरकार चाहती है कि जो सरकारी बैंक हैं वो इसको मजबूत रखें। लोन्स में भी सर 12.5% के आसपास 12.3% की बढ़ोतरी। बिल्कुल, तो इसी पीरियड में लोन 12.5% बढ़े हैं और बैंकों की जो हालत है वो मजबूत हुई है। 93,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंकों को इस छमाही में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। NPAs 2.5% के 2.3% के नीचे चले गए हैं। तो बैंकों की, सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी बैंकों की सेहत जो है वो सुधरती दिख रही है। अब एक जो कंसर्न था पीछे से कि जो डिपॉजिट कैसे आपको मोबिलाइज करने हैं, वहाँ चीज़ें थोड़ी सुधरती हुई दिखाई दी हैं, जहाँ 9.6% की ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो PSPs के साथ जो बैठक हुई है उसमें इस बात के लिए कहा है कि आपको ये मोमेंटम या आपको ये रफ्तार जो है लो कॉस्ट डिपॉजिट्स की, इसको बरकरार आपको रखना होगा और इसके पीछे एक
बड़ा मकसद है कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं तो बैंकों के मार्जिन्स भी सुधरते हैं। सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है क्या, इसको बहुत आसान भाषा में लो समझें। कॉस्ट डिपॉजिट्स में मतलब आपके जो कासा डिपॉजिट हो Okay, गया, current account, करंट saving अकाउंट, सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट्स हैं जिनमें बैंकों की लागत कम आती है। ठीक है। देखिए बैंकों को आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर कितना आपको ब्याज देना पड़ता है, 4% जी, के आसपास उससे भी ब्याज कम सर। 4% से जी। भी कम ब्याज आपको देना पड़ता है, लेकिन आपको डिपॉजिट अच्छे खासे मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट मिल जाते हैं। बैंकों को बाहर से जो महंगा कर्ज है या महंगा पैसा है वो उधार नहीं लेना पड़ता। जब आपके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट होंगे तो आप सस्ता कर्ज भी बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको फिर स्प्रेड भी मिलता है जी। ठीक ठाक। और बैंकों के इस तरह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं या नेट इंटरेस्ट इनकम है, NII है, वहाँ पे इजाफा भी होता हुआ नज़र आता है। तो सरकार ने ये कहा है कि आप इसके जरिए फिर ज़्यादा क्रेडिट बांटने की जो आपके पास एक स्पेस मिलेगा, रूम मिलेगा, जी। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त। जी जी, जो आपने ठीक कहा सर कि बैंकों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। 93,675 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है साल 2025-26 की पहली छमाही में, और NPA जैसा कि आपने बताया सर 2.30 रह गया, वो अब तक का सबसे कम स्तर है सर। लेकिन सर बैंकों का कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी पैसे जुटाने की जो लागत है वो भी घट गई है सर, 4.97 रह गई। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात की जाए यानी हर रुपए पर जो कमाई है वो 1.08% कॉस्ट ऑफ जो फंड्स अगर घट रहे हैं तो उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, लगभग 10% की आपको डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है विशाल। जी सर, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कुछ और दिशा निर्देश भी दिए हैं, उस पर भी हम आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। कहा कि MSME यानी जो छोटे कारोबारियों हैं और जो कृषि क्षेत्र है उसको कहा गया है कि ज़्यादा आप कर्ज दें। बिल्कुल प्रायोरिटी सेक्टर को कर्ज देने की बात है, MSMEs को कर्ज देने की बात है। आप क्रेडिट को बढ़ाएं, कर्ज देने को बढ़ाएं। और इस समय ऐसा भी देखा जा रहा है सर कि टैरिफ की वजह से जो MSME पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई दिख रही है, तो शायद इसके तहत भी कहा जा रहा हो कि आप उनको सपोर्ट कीजिए। सरकार ने उसी में 45,000 करोड़ का कल पैकेज भी जारी किया है पूरे उसमें, लेकिन कुछ कंसर्न भी हैं। कंसर्न एक बड़ा ये है कि क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में आपकी असेट क्वालिटी के साथ जी खिलवाड़ कंप्रोमाइज ना हो, इस बात का बैंकों को भी, सरकारी बैंकों को खासतौर पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि लंबे वक्त में 10 साल बाद बैंक आज इस मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। 2015 में बैंकों के ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए का NPA था बैंकों का, सड़क से लेकर संसद तक जो है चीख पुकार होती थी सर। तो बैंकों का डूबते हुए बैंक एक तरह से सरकारी बैंक दिखाई दे रहे थे। आज स्थिति ये है कि प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों की नकल करने पर मजबूर हैं। जब रिजर्व बैंक ने, मैं आपको याद दिलाऊं, जब रिजर्व बैंक ने रेट कट किए तो उसके बाद सरकारी बैंकों ने जिस तरह से रेट रिडक्शन किए और पास ऑन किए होम लोन, उसमें उसका असर ये हुआ कि प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा जो होम लोन और बाकी के जो लोन हैं वहाँ सरकारी बैंकों की ग्रोथ दिखाई दी। तो प्राइवेट बैंकों में बड़ी खलबली हुई कि साहब ये सरकारी बैंक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने आउटपेस किया प्राइवेट बैंकों को। लोगों की होम लोन के लिए या कार लोन के लिए प्राइवेट बैंकों की बजाय सरकारी बैंकों पे जाने की रफ्तार बढ़ी। लोग अब चाहते हैं कि मुझे सरकारी बैंक से होम लोन मिल जाए, वहाँ ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा कम, ज़्यादा बेहतर ब्याज दर पे आपको लोन मिल रहा है, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं कि आप कभी भी प्रीपे कर सकते हैं या बाकी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा सर वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा है कि बैंक जो है अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट और जो साइबर सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं उनको भी जो है चीज़ों को ध्यान दें। बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट का सीधा मतलब यही है कि आप असेट क्वालिटी को अपने को लगातार पुख्ता रखें जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों पर जो है अपनी जो राय रखी और चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।